एक फ्रीलांसर के लिए और एक सैलरीड पर्सन के लिए क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? आज लोग फ्रीलांसर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि दे गेट पावर ओवर देयर टाइम। सैलरीड व्यक्ति जैसे आपने कहा कि उसकी तो फिक्स्ड है। मेरा सजेशन ये है, अभी रिसेंटली मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि आपकी अप्रोच को चेंज करो, उसको करो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये जो आपने अप्रोच बोली ना, ये प्रॉफिट्स फर्स्ट अप्रोच है। यानी कि आपको पहले अपना जो, मेरा एक दोस्त है जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, आपको जो चाहिए बता देता है, उसका नाम है। म्यूचुअल फंड में अगर कोई स्टार्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट करना तो कैसे करना चाहिए? दो तरीके से आप पैसा डाल सकते हो। आपके पास लमसम में 10 लाख रुपए रखे हैं, 5 लाख रुपए रखे, आपने एक बार में डाल दिया। आपने बोला नहीं यार, जब ऊपर जाए तो भी फायदा हो, नीचे जाएगा। आप कौन सी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में? मैंने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हुए मेरी चॉइस और टेस्ट के हिसाब से। मैं इंडिया में एसटीटी बहुत हाई है, तो इतना तो आप कमाते नहीं हो जितना दे रहे हो आप। तो वो बोलते हैं यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करो, तो वो राइट अप्रोच है? आप इन्वेस्ट उस चीज में करो जिसको आप समझते हो। अगर आप देखिए वॉरेन बुफेट, मैं तो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस आज के टाइम में हम सब लोगों की एक नीड बन चुकी है। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं संजय कथुरिया सर, वो MBA इन फाइनेंस और CFA हैं। इन्होंने काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज को अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड की है। राइट अप्रोच ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और अर्ली रिटायरमेंट कैसे लाइफ में लेनी है और अपनी लाइफ में फ्रीडम कैसे लाना है, ये इस आज की पॉडकास्ट में संजय सर ने हमको सिखाया है। मैंने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा है और अपनी खुद की लाइफ में अप्लाई किया है। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। सी यू इन द पॉडकास्ट। हाय सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अपिका जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सर हम शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो आप सिखा रहे हैं। एक फ्रीलांसर के लिए और एक सैलरीड पर्सन के लिए क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? 25 ईयर ओल्ड फ्रीलांसर, 25 ईयर ओल्ड सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन की स्टेबल सैलरी है और फ्रीलांसर का नेक्स्ट मंथ का ही पता नहीं होता, तो दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज लोग फ्रीलांसर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि दे गेट पावर ओवर देयर टाइम। तो एक सैलरीड व्यक्ति जैसे आपने कहा कि उसकी तो फिक्स्ड है, तो उसको पता है मेरा घर का खर्चा कितना है, बजटिंग कर चुका है, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को जानता है। तो उसने फाइनली ये तय कर लिया है कि मैं फॉर एग्जांपल महीने का 5,000 रुपये का SIP करूँगा। अब यहीं एक फ्रीलांसर है, अब फ्रीलांसर को पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा सजेशन ये है कि फ्रीलांसर को भी एक नंबर फिक्स कर देना चाहिए। तो एक नंबर समझिए, वो कहता है कि मेरी इतनी इनकम होती है कि मैं महीने का 5,000 रुपये का एक इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। चाहे मैं म्यूचुअल फंड में करूँ, चाहे मैं SIP के थ्रू करूँ, चाहे मैं FD में करूँ, चाहे मैं रिकरिंग FD में करूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। अभी मैं प्रोडक्ट पे नहीं जा रहा, पर मेरा एक डिसिप्लिन है 5,000 रुपये का, मेरे को डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो उसमें क्या होता है, माइंड में उसके लिए वो 5,000 एक कॉस्ट बन जाता है। और जब वो एक कॉस्ट बन जाता है, क्योंकि फ्रीलांसर क्या देखता है, मेरा घर का रेंट कितना है, मेरे सैलरी कितनी है स्टाफ की, मुझे एडिटर को कितना देना है, मुझे XYZ को कितना देना है, ये सब देना है। अच्छा जी, मेरा इतना खर्चा हो गया, तो मुझे इतने की बिलिंग इस महीने करनी ही करनी है। तो वही खर्चे में वो 5,000 रुपये उसके भी जोड़ दे। तो उसको भी माइंडसेट में यही होना चाहिए कि ये 5,000 मेरा खर्चा है। अब अगर बाय चांस उतना पैसा नहीं आया उस महीने, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट और EMI में सबसे बड़ा फर्क ही है कि EMI इज एन ऑब्लिगेशन, इन्वेस्टमेंट इज अ चॉइस। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और एक महीना समझिए 5,000 नहीं, आप 2,500 ही कर पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2,500 कर दो। पर आपके माइंड में आप वो 5,000 को एक कॉस्ट बना लो कि ये मेरे को करना ही करना है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। जैसे आप कहते हो कि भाई घर का रेंट है, अब देना ही पड़ेगा ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो माइंड में जब आप अपनी P&L बना रहे हो, उसमें वहां पे आप अपना एक कॉस्ट डाल लो जो आपने इन्वेस्टमेंट का तय किया हुआ है। देखिए, हर व्यक्ति को नंबर्स के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। अपिका जी, मेरे को 5 चीजें बताइए इस दुनिया में जो बिना नंबर्स के है। पानी पे भी क्वांटिटी होती है 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 10 लीटर पानी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक भी ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में क्वांटिफाई ना हो सके, जिसे क्वांटिफाई या जिसे नंबर्स में ना कन्वर्ट किया जा सके। एयर, हवा, एयर भी है, एयर के भी वॉल्यूम होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, डायरेक्शन होती है, तो वो भी आपके नंबर्स आ जाते हैं। हर चीज के साथ नंबर एसोसिएटेड है, हर चीज के साथ नंबर एसोसिएटेड है। आप और मैं भी एक नंबर है, ठीक है? हमारे लिए एक आधार नंबर है, तो आप और मैं भी एक नंबर है, पैन नंबर है, ठीक है, वोटर ID है, तो हमें भी नंबर्स दिए गए हैं। तो नंबर्स का खेल हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं एक आर्टिस्ट हूं, तो मेरे को नंबर से कोई लेना देना। आप आर्टिस्ट हो, आपका 90% समय आर्ट में जाना चाहिए। आप सिंगर हो, रियाज में जाना चाहिए। आप एक्टर हो, प्रैक्टिस में जाना चाहिए, आपकी बॉडी पे जाना चाहिए।
पर 10% समय तो आपका नंबर्स पे जाना चाहिए। आपको एटलीस्ट आपको ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बहुत बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूट में एक कंसल्टेंट हूँ, उनके एग्जीक्यूटिव पैनल पे भी हूँ। अब आप बोलोगे साधुओं का नंबर से क्या है यार, साधु तो मतलब मुक्त हैं लोग, तो बिल्कुल सब कुछ भौतिक जीवन के सारे सुख छोड़ चुके। उनके लाइफ में सबसे बड़ा एलिमेंट ही नंबर है। मंदिर का खर्चा कितना होने वाला है, मंदिर में कितना, कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ से दान आएगा, कौन से डोनर से दान लेके आऊँ इस महीने। मंदिर को भी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना है। एग्जैक्टली। अगर मंदिर कोई ट्रस्ट की जगह, रेंटेड जगह पे, तो उसको रेंट भी भरना है। ठीक है, प्रसाद जो देना है, गरीबों की सेवा करनी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो आपको हर क्षेत्र में आपको नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अपने खुद के पैसे में तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ लोगों से ये आपके थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नंबर्स को आप ऐसे दूर में, मैं तो 10th तक नंबर्स किए थे, फिर मैंने 12th में नहीं की। अजीबो गरीब से रीजन आते हैं मेरे पास। कोई बोलता है मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी। हाँ, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी तो मैंने अकाउंट्स ले लिया। अरे यार, मैंने ये कौन सी बात होगी, मैथ्स अच्छी नहीं तो अकाउंट्स ले लिया, अकाउंट्स भी तो मैथ है। तो एंड ऑफ द डे आप ये मत बोलिए, ये कॉन्शियसनेस, ये सिग्नल्स मत भेजिए दुनिया को मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। आपका मैथ्स अच्छा है, बहुत सिंपल है, 2 + 2 4 ही होता है। और मेरे खर्चे कितने हैं ये जोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, दोनों का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सेम होना चाहिए। पर एक प्रोफेशनल को ये पता होना चाहिए कि बाई चांस एक महीना ठीक नहीं गया तो क्या मैं कहीं और कटौती कर सकता हूं? क्या मैं अपने जोमेटो का बिल कम कर दूं, या मैं एक महीने के लिए कोई सब्सक्रिप्शन ना भरूं? तो उसके माइंड में वो इन्वेस्टमेंट को कितना तवज्जुह देता है, वो उसके माइंड की चीज है। वो कहते हैं नहीं यार, मेरे लिए जोमेटो से तो खाना जरूरी है, मेरा नेटफ्लिक्स देखना जरूरी है, तो वो इन्वेस्टमेंट को कर्टेल करेगा। पर इन्वेस्टमेंट में, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट इज अ चॉइस, ईएमआई इज अ फोर्स, वो आपका कंपल्शन है, ऑब्लिगेशन है। तो आपको ईएमआई तो है नहीं कि भाई कल को कुड़की हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ईएमआई नहीं दी तो नाम खराब हो जाएगा, सिबिल खराब हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, बाउंस होने देना उस महीने, अगले महीने कवर करना, ट्राई टू कवर इट नेक्स्ट मंथ। दोनों सैलरीड को और फ्रीलांसर को, दोनों को बजटिंग इंपॉर्टेंट है। बजटिंग हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। आज बिजनेसेस कैसे चलते हैं, रिलायंस कैसे चलता है, बजटिंग से चलता है। सर, 2 अप्रोचेज मैंने सुनी। पहले कहते हैं कि कन्वेंशनल अप्रोच ये थी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, तो वो सेविंग को इन्वेस्ट करो। अभी रिसेंटली मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि आपकी अप्रोच को चेंज करो, उसको करो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो आप ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को किस तरह से लोगे? मेरी कंपनी का नाम है प्रॉफिट्स फर्स्ट। तो ये जो आपने अप्रोच बोली ना, ये प्रॉफिट्स फर्स्ट अप्रोच है। यानी कि आपको पहले अपना जो इन्वेस्टमेंट करना है वो अलग निकालिए। इसको सिंपल कर देता हूँ, 3 गुल्लक है आपके पास, ठीक है। एक गुल्लक है जहां पे आपके इमरजेंसी फंड आप क्रिएट करते हो कि भाई कल को कुछ हो गया तो। एक गुल्लक है जो लाइफ के खर्चे चल रहे हैं आपके, जो आपको देने ही देने हैं। और तीसरा गुल्लक है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहला गुल्लक कौन सा भरोगे? इसमें आप सबसे पहला गुल्लक कौन सा भरोगे, ये आपकी चॉइस है। वो वेरी करेगा ना सर। हाँ। तो अगर आपने एक्सपेंडिचर का गुल्लक पहले भर दिया तो अब आपको पूरा पैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है मेरी 30,000 की तनख्वाह है, पूरे 30,000 मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इस गुल्लक में कितना भी भर सकता हूँ, ठीक है। पर उस गुल्लक में छेद है, वो तो जा रहा है बाहर। पर अगर ये 30,000 में आपको विजिबली 20,000 हो, अभी जैसे मेरे पास कभी लमसम पैसा आता है, मैं तो अपनी आंखों के सामने रखता ही नहीं, क्योंकि पैसे की एक फितरत है, पैसा जेब में उछलता है। पैसा जेब में जब उछलता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ मन करता है। अब मेल्स के लिए वो मन हो सकता है कि उनको बाहर जाके पार्टी करनी है या कहीं घूमने चले जाए, फीमेल्स के लिए मन हो सकता है वो शॉपिंग करेंगी। तो आप पहले ही अपनी आंखों से वो पैसा गायब कर दो कि भाई है ही नहीं वो पैसा। दूसरा गुल्लक जो आपको थोड़ा थोड़ा भरते रहना है, वो है आपका इमरजेंसी फंड। क्योंकि देखो, इमरजेंसी पूछ के नहीं आती, जिस दिन आती है उस दिन आ जाती है। तो कॉन्टिजेंसी रिजर्व बोलते हैं उसको। हाँ। तो हम इसको रनवे कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, कंटिजेंसी रिजर्व कह सकते हो, आप इसको इमरजेंसी फंड कह सकते हो, कुछ भी नाम दे दो। तो आपको वो भी भरते रहना अपने करियर में, आपको वो भी एक फोकस रखना है कि मेरे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और तीसरा फिर आपके खर्चे हैं, वो तो आपको करने ही करने हैं। तो सर, वो जो गायब करने हैं, जो लमसम आता है, फ्रीलांसर्स का तो यूजुअली लमसम ही आता है, तो उनको अगर गायब करना है किसी के लिए भी, तो कहाँ गायब करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है गुल्लक कहाँ है। पहले आप है ना, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ना बहुत गलत धारणाएं आज मार्केट में आ चुकी हैं। मैं MBA इन फाइनेंस हूँ और CFA हूँ, यानी 2 सबसे प्रसिद्ध डिग्रीज अगर फाइनेंस की कोई हैं, वो MBA और CFA है। वो दोनों मैंने करी हुई हैं। और ऐसा नहीं, आज से करीबन 16 साल पहले मैं MBA बना था, 2008 में MBA बना था, 2012 में मैंने CFA करी, तो मुझे काफ़ी समय हो गया। मैं फिर भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स खुद नहीं करता,
मैं फिर भी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो मेरा मेन काम नहीं है. दैट्स नॉट माई मेन जॉब. माई मेन जॉब इज टू टीच, कंसल्ट. मैं बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ कि वो बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, उनको बिजनेस का फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए, मैं वो सिखाता हूँ. वो मेरा काम है. मैम, आप एक टीचर है, आप एक प्रोफेसर है, तो वो आपका मेन काम है. प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग मेन काम को छोड़ के इन्वेस्टमेंट को अपना काम बना रहे हैं, और वो उनको आती नहीं है इन्वेस्टमेंट कर. सर वो इन्वेस्टमेंट भी ऐसा हो रहा है कि वो ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं. देखो, ट्रेडिंग तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, एंड आई एम वेरी मच अगेंस्ट ट्रेडिंग, जबकि मैं खुद पैसिवली बिल्ड करता हूं पैसा उसमें से, पर मैं उसको खेलना जानता हूं. भाई, आप कुछ लोग होते हैं जो स्किल्ड होते हैं पर्टिकुलर चीज में, कुछ लोग आग के साथ भी खेल रहे होते हैं, उनको डर नहीं लगता. कुछ लोग मौत के कुएं में बाइक चला रहे होते हैं, उनको डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर उसकी प्रैक्टिस की होती है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस होता है. फिर रिस्क उनका भी होता है. क्या मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगता? बिल्कुल लगता है. क्या मेरे लॉस नहीं होते? बिल्कुल होते. पर मेरे में झेलने की क्षमता है उसको. मेरा 100% कैपिटल उधर नहीं लगा हो, छोटा सा कैपिटल लगा हो. कितना परसेंट लगा होगा सर आपका? 10%. सिर्फ 10%? सिर्फ 10%. हमने, देखो, मैं तो बहुत हैवी बजटिंग वाला व्यक्ति हूँ. मुझे आप पूछोगे संजय सर आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, मैं आपको टू द डेसिमल बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्शियसनेस चाहिए. मैं कॉन्शियस तो हूँ, बेसुदा होकर कैसे जिंदगी जीऊं. आज अगर मैं किसी भी 25 साल के व्यक्ति से पूछता हूँ कि भाई तू 15,000 महीने के खर्च कर रहा है, जरा ब्रेकडाउन तो दे, तू कहाँ खर्च कर रहा है, उसके पास आंसर नहीं है. राइट. तो उसको डालना कहाँ चाहिए पैसा? उसको वहां पैसा डालना चाहिए जो चीज उसको समझ आती है. अगर भाई तुम्हें स्टॉक मार्केट्स को ट्रेड करना आता है, या स्टॉक मार्केट्स में निवेश करना आता है, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी आती है, फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है, तो आप स्टॉक्स खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर वो सब नहीं आता तो म्यूचुअल फंड पड़े, म्यूचुअल फंड खरीद लो. सर म्यूचुअल फंड लैंड में इन्वेस्ट करते हैं. देखिए, लैंड भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, पर लैंड के इन्वेस्टमेंट में 2-3 चीजों का ध्यान रखना है. एक तो आपका लमसम पैसा जाता है. आपको लैंड 5,000 रुपए महीने में तो मिल नहीं सकती. आपको लैंड मिलेगी 50 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की. तो यानी उतना लेवल का आपके पास पैसा होना चाहिए, या आपके पास एक आपकी खुद की इनकम उतनी होनी चाहिए कि आपको उस पर लोन मिल जाए और आप EMI बेसिस पे उसको दे सको. दूसरी चीज है, जमीन अगर आपने ऐसी जगह ले ली है जहां पे 10 साल ग्रोथ ही नहीं हुई, तो आपकी EMI तो जारी है, पर आप उसका कुछ कर नहीं सकते. तीसरी चीज जो है वो ये है कि आपके क्या वो EMI झेलने की क्षमता भी है क्या? अगर आपकी EMI झेलने की क्षमता ही नहीं है, तो आप कुछ समय बाद टूट जाओगे और फिर आप डिस्ट्रेस में माल बेचोगे. मेरे पास कितनी डील्स आती है सर, डिस्ट्रेस में माल बिक रहा है, 50 लाख की जमीन 30 लाख में मिल रही है, 35 लाख में मिल रही है. क्यों मिल रही है? क्योंकि वो बंदा नहीं सर्विस कर पाया अपने इंटरेस्ट को. तो ऐसे काफी केसेस हो जाते हैं जहाँ पे लोग सर्विस नहीं कर पाते. चौथी चीज ये है कि लैंड इनलिक्विड है, यानी कि आपने अगर 50 लाख 70 लाख की जमीन ले ली और आपको कल 10 लाख रुपए चाहिए, कुछ एक्सीजेंसी आ जाती है, तो वो आपको पैसा नहीं दे सकती. आपको पूरी जमीन बेचनी पड़ेगी, और पूरी जमीन बेचने जाओगे तो टाइम लगता है. हमारे स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि 2 बटन दबाए, जो है आपके पास आपका पैसा आ गया. तो आपको ये चेक करना है आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, आपके पास कितना कॉर्पस है, आपका गोल क्या है इस इन्वेस्टमेंट से. ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस पहले अपने आप से पूछने होते हैं. ऐसे नहीं रैंडमली जाके कि यार सॉरी आप ऐसे मतलब शर्मा जी की बेटी ने बोल दिया मेरे को आप ही कुछ शर्मा है तो बट किसी शर्मा जी की बेटी ने वो उसने भी 50 लाख की जमीन ली और मेरे को बोला, तो मैं भी एक काम करता हूँ, कमेटी डाल देता हूँ और कमेटी डाल के मैं पैसे इकट्ठे कर लूंगा और उसमें डाल. अरे यार, ये सब आपका काम ही नहीं है. आपके पास अगर 20,000 रुपये महीने की क्षमता है तो 20,000 रुपये महीना डालो. अपनी क्षमता बढ़ाओ बॉस. ये इन्वेस्टमेंट से पैसा सेकेंडरी बनता है. देखो, पैसिव इनकम तो तब बनेगी ना जब एक्टिव इनकम होगी. अगर एक व्यक्ति कमाई 10,000 रहा है तो मैं उसके लिए क्या पैसिव इनकम का सजेशन दूंगा? पहले तू जिंदा तो रहे. exactly. आज तू 10,000 रुपए में खा तो ले अपने, अगर तेरी फैमिली है तो उनको पाल तो ले. मेरा ड्राइवर एक दिन आया मेरे पास, बोलता सर मैं SIP करना चाहता हूँ. तो मैंने बोला तेरा खर्चा क्या है? तो बोलता बचता नहीं है पैसा. तो मतलब कहाँ से करेगा बच्चा? ऐसे भी करेगा कहाँ से? तुम्हें एक्टिव इनकम तो चाहिए ना पहले. अभी तुम्हारे जीवन के कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तुम्हारे पिताजी ने उधार ले लिया, वो उधार तुम चुका रहे हो. तुमने कोई उल जुलूल काम कर दिया था पहले, उसमें उधार ले लिया, तुम चुका रहे हो. उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें पहले रेसिंग लाइन में 0 पे तो आओ. कुछ लोग तो माइनस पे होते हैं, वो उनकी परिस्थिति होती है. और ये जो चीजें हैं कि जमीन में इन्वेस्ट करना बिल्कुल की जा सकती है. जमीन एक एसेट क्लास है, पर आपको सूट करता है क्या? अगर आज मुझे जमीन में इन्वेस्ट करना है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है, चल मैं काम करता हूँ, उसमें से 5% 10% जमीन में डाल देता हूँ. कल को ये 2 साल 5 साल फंस भी गया तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी. तो बिल्कुल सही है. सर मैंने SBI म्यूचुअल फंड्स में एक बार 1 महीने की इंटर्नशिप किया था ग्रेजुएशन के बाद.
तो एक न्यू इन्वेस्टर है वो आपके लेक्चर्स सुन के अगर एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, कहाँ एग्जैक्टली कहाँ जाना चाहिए उनको, क्या देख के किसके पास जाना चाहिए? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का क्या है, वो एक इकोसिस्टम है जिस पे हम बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इतनी। ये ह्यूज फैक्टर है जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एनएवीज का हमको नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं। तो सेबी की गाइडलाइंस एक नॉर्मल इन्वेस्टर जाके नहीं देखेगा, एक इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट जाके देख लेगा, फाइनेंस MBA फाइनेंस देख लेंगे जाके, वो भी सर एफर्ट नहीं करते जाके सेबी की गाइडलाइंस देखने का, क्योंकि एक तो सेबी RBI रेगुलेटरी बॉडीज़ का ना वेबसाइट ही ऐसा है कि मेरे को खुद को पहले RBI का वेबसाइट स्टडी करने के लिए मुझे सिस्टम समझना पड़ा था RBI के ही किसी पर्सन से। तो उन्होंने मुझे वेबसाइट को स्क्रॉल थ्रू कहाँ से करना है, कैसे तुझे रेलिवेंट मटेरियल मिलेगा जो तुझे चाहिए। इवन फिनेंस मिनिस्ट्री में जब आप टैक्सेशन रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस चेक करते हो तो एफर्ट लगता है काफ़ी। तो वो एफर्ट मुझे नहीं लगता कि कोई इंडस्ट्री में काम करता हुआ इंडिविजुअल वो एफर्ट वो कर सकता है। उनको कोई चाहिए कंसल्टेशन के लिए, और RBI से और फिनेंस मिनिस्ट्री से या सेबी से कोई पर्सन आपसे क्यों बात करेगा ना, और वो क्यों बताएगा आपको। तो म्यूचुअल फंड में अगर कोई स्टार्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट करना, तो ऐसे रैंडम किसी कंपनी के पास जाए, किसी बैंक के पास जाए और स्टार्ट करे, मतलब कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो जो आपने पहले तो बात बोली कि मैं सेबी की वेबसाइट देखना मुश्किल है, RBI की वेबसाइट देखना मुश्किल है। मेरा एक दोस्त है जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, वो सारी वेबसाइट्स को कंसाइज करके आपको जो चाहिए बता देता है। उसका नाम है ChatGPT। ओके। मैं मॉड्यूल देखा नहीं है। सबसे ज़बरदस्त मॉड्यूल है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप कोई भी वेबसाइट को स्कैन करवा सकते हो, उसमें से रेलेवेंट डेटा आप कह सकते हो। सेबी का म्यूचुअल फंड्स को लेके क्या टॉप 10 रूल्स है, तो वो आपको टॉप 10 रूल्स बता देगा। फिर उसमें और डबल क्लिक, अच्छा ये रूल में क्या कहा गया, ये रूल में क्या गया। तो देखो, टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखो। उसका सब्सक्रिप्शन लेना होता है उस मॉड्यूल का? फ्री। ये मैं ट्राई करूंगी। हाँ, तो सबसे पहले तो आप ट्राई करो, जाके देखो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले सारे आंसर का क्या लेटेस्ट रूल है, क्या अपडेट आया है, सब कुछ, वो सब कुछ दे देता है। एटलीस्ट आप 90% आपको वहां से काम हो जाएगा, 10% रह जाएगा, तो वो आप कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, किसी को भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट्स आर गोल रिलेटेड। तो आप यहाँ से जयपुर जाना चाहते हो, तो पहले आप GPS पे डालते हो मेरे को यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से जयपुर जाना है, तो वो आपको 2-3 रास्ते बता देता है कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। अब आप सिलेक्ट करते हो कि मैं कौन से रास्ते से जाना चाहता हूँ। आपको लगता है जी मैं तो एक्सप्रेस वे से जाना चाहती हूँ, मेरे को फील करना है एक्सप्रेस वे, नया वाला बना है, बहुत अच्छा है। टाइम हो सकता है ज़रा हल्का सा, किलोमीटर ज़्यादा लग रहे हैं पर टाइम कम लग रहा है। नहीं जी, मैं तो यही रास्ते से, मेरा रोज़ का रास्ता है, मैं जानती हूँ, आई एम कंफर्टेबल विद दिस रूट, तो आप उस रास्ते से चले जाते हो। ठीक है, तो आपको जाना कहाँ है हैज़ टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हो, क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना है, आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का, आपका पर्पस रिटायरमेंट है, या आपका पर्पस 3 साल बाद आपको गाड़ी का डाउन पेमेंट करना है, या 5 साल बाद आपको घर का डाउन पेमेंट करना है, या 10 साल बाद आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको कॉर्पस चाहिए। पर्पस बता दो कि ये पर्पस है। तो जैसे ही आप एक पर्पस डिफाइन करते हो पैसे के लिए कि मेरे को इस काम के लिए पैसे चाहिए, उसके बाद मैं सिलेक्शन चालू करता हूँ। आप बोलोगे संजय जी मेरा तो 20 साल का व्यू है, मेरे को पैसे अभी चाहिए नहीं, मैं अपनी एक्टिव इनकम से ठीक ठाक कमा लेती हूँ, पर मैं इतना पैसा, समझो मैं 10,000 रुपये महीना मैं भूल डाल सकती हूँ, मेरे को 20 साल तक नहीं देखना, तो मैं आपको कहूँगा आप स्मॉल और मिड कैप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 साल का समय है, ऊपर नीचे हो भी गया तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, यू आर कंफर्टेबल विद 20 ईयर्स। तो अच्छा, आप बोलोगे नहीं जी मेरे तो 3 साल के लिए चाहिए, मेरे को 3 साल के, तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा हाइब्रिड रखो, थोड़ा लार्ज कैप रखो, थोड़ा ब्लू चिप रखो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गिरावट ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होती, वो थोड़ा स्टेबल रहते हैं। पैसिव इनकम फंड पकड़ लो, ये जो आपके निफ्टी 50 के होते हैं। तो मैं आपकी आज की परिस्थिति, आपके गोल, कितना समय आपके पास है, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। आप बोलो सर मैं तो हल्का सा भी नीचे देखूंगी ना तो मेरे को तो पैनिक अटैक आ जाता है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से फंड्स नहीं दूंगा। फिर मैं आपको ऐसे फंड्स दूंगा जो जनरली बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देते पर बहुत ज़्यादा गिरते भी नहीं है। तो आज हमारा यूनिवर्स जो है म्यूचुअल फंड्स का, वो हर चीज़ आपको ऑफर कर रहा है, पर आपको चाहिए क्या। आप एक रेस्टोरेंट में चले गए, आप एक ओबरॉय होटल में चले गए, तो आप पहले डिसाइड तो करो आपको चाइनीज खाना है या इंडियन खाना है, तो उस हिसाब से उस रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा ना। आप बोलो नहीं यार मैं तो कंफ्यूज हूँ, मेरे को पता ही नहीं करना क्या, तो हम बैठे रहेंगे लॉबी में, ये डिसाइड करते रहेंगे कि आपको खाना क्या है। आप बोलोगे नहीं जी चाइनीज खाना, तो चलेंगे चाइनीज रेस्टोरेंट, वहाँ जाके खाना खाएंगे। ठीक है, आज मैं खा सकती हूँ चाइनीज, मेरा मन है चाइनीज खाने का,
तो ठीक है, चाइनीज़ के हिसाब से चलेंगे। सो जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे हैव टू बी गोल ओरिएंटेड, पर्पस डिफाइंड होना चाहिए उस चीज़ का। सेकंड आ गया एनएवी सही है नहीं है। देखिए आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लाखों करोड़ों रुपए मैनेज करती है, महीने का 20,000 करोड़ का एसआईपी जाता है। देश के सबसे बड़े दिग्गज उन म्यूचुअल फंड्स को हेड करते हैं। उसके बाद उसमें से कई ऐसी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है, जैसे HDFC AMC लिस्टेड है, तो म्यूचुअल फंड की कंपनी लिस्टेड है। तो मेरे को नहीं लगता, बहुत लोग कहते हैं ये स्कैम है, एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है। सेबी की गाइडलाइंस है, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से एनएवी कैलकुलेट होता है, आपको शो होता है। आपको आपका फंड बताता है इस क्वार्टर में उसने कौन सा शेयर खरीदा, कौन सा शेयर बेचा, उसके पास कौन से शेयर्स की होल्डिंग है, उसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें वो आपको बता ही रहा है। तो मेजरली तो आपको डिस्क्लोज करता है। एक और बहुत बढ़िया डिस्क्लोजर सेबी ने डाला, तो लोगों ने बताया, उन्होंने कहा कि भाई आपके पास जितने शेयर है उसमें से 50% खाली करने को आपको कितना टाइम लगेगा। कल को अगर आपको पैनिक आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपको फटाफट इन्वेस्टर्स ने आपको बोला कि भाई हमारे को पैसे वापस करो, तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा 20 दिन 25 दिन में वो अपना 50% एसेट लिक्विडेट करता है। तो और आज मुझे तो ऐसा कोई दिख रहा ही नहीं है परेशानी। आज देखो मार्केट, कल बजट आया, बजट सडनली मार्केट डाउन 1000 पॉइंट डाउन हुआ, सडनली वापस रिवाइव कर गई, क्योंकि मार्केट में आज पैसा अवेलेबल है, कंपनीज अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही हैं, कंट्री 8% से ग्रो कर रही है। तो ये छोटे छोटे शॉक्स अब्सॉर्ब करने की ताकत हमारी मार्केट में भी आ गई है। नहीं तो हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम जो मार्केट थी वो 100 दिन बंद थी। 100 डेज आज मार्केट बंद नहीं हो सकती, 100 मिनट्स नहीं हो सकती, 100 सेकेंड्स नहीं हो सकती। वो बीच में BSE का थोड़ा सा ग्लिच आया नहीं कि सारे चिलम चोट करने लग गए, चीखने लग गए। तो मेरे हिसाब से हर चीज को अगर आप क्वेश्चन करते रहोगे तो आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। वैसे भी इन्वेस्टमेंट एक रिस्की काम है, पर वो रिस्क लॉन्ग टर्म में कम रह जाता है। एग्जैक्टली। और SIP के लिए भी सेम अप्रोच। देखिए SIP इज अ मीडियम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, दो तरीके से आप पैसा डाल सकते हो। आपके पास लमसम में 10 लाख रुपए रखे हैं, 5 लाख रुपए रखे, आपने एक बार में डाल दिया। आपने बोला नहीं यार, मेरे को ना हर टाइम मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, मुझे पैसे डालने हैं, खरीदना है, ताकि मेरे को जब ऊपर जाए तो भी फायदा हो, मैं तब भी खरीद रही हूँ, नीचे जाएगा तब भी खरीद रही हूँ क्योंकि NAV लो हो गई है, तो मैं तो हर टाइम खरीदते रहना चाहती हूँ। तो आप SIP करोगे, आपको लगता है। हाँ, आप कौन सी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में? मैं तो डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कोई कंपनी के थ्रू नहीं करता। मैंने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हुए मेरे चॉइस और टेस्ट के हिसाब से। ऑब्वियसली मैं सेबी रजिस्टर्ड RA नहीं हूँ, तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर सकता, बट मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, जैसे मेरे एक बेटे के लिए, मेरा बेटा 10 साल का हुआ, मुझे उसको 18 की उम्र में मेरे को एक अमाउंट देना है, तो उसके लिए एक अलग म्यूचुअल फंड डेडिकेटेड है कि ये म्यूचुअल फंड मेरे बेटे के 18वें साल में उसको मिलेगा, जब उसको एक कॉलेज में जाना होगा। हो सकता है उस टाइम में अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहे, आई डोंट नो व्हाट वी विल वांट टू डू, बट अगर वो लेट्स से इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसको उस टाइम पे 30 लाख रुपए चाहिए, 40 लाख रुपए चाहिए। आज ही इंजीनियरिंग 10-12 लाख रुपए की हो गई है, तो मैं मानता हूँ कि 10 साल में वो 30 लाख की हो जाएगी, तो उसको उस फंड से 30 लाख रुपए फिर प्रोवाइड करूंगा मैं, ताकि वो अपनी इंजीनियरिंग कर ले। हो सकता है वो कहता है मेरे को US जाना है, UK जाना है पढ़ने के लिए, कहीं और जाना है, तो उसके हिसाब से मैं उसको प्रोवाइड। तो आई हैव दैट वन फंड हैज बीन एलोकेटेड फॉर हिज एजुकेशन ओनली। तो ये इस तरीके से मैंने फंड्स बनाए हुए हैं। एक मेरे रिटायरमेंट का है, तो एक मेरा बड़ा सिंपल रूल होता है, मैं लोगों को भी कहता हूँ कि जो अपने बच्चे पे खर्च कर रहे हो ना, उतने की SIP कर दो, क्योंकि कल को बच्चे का पता नहीं है वो आपका साथ देगा नहीं देगा, ये SIP जरूर आपका साथ दे देगी। नाइस। तो सर आप कितना टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? देखिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2006 से, विच इज अराउंड 18 years। ट्रेडिंग में मैं तब से ही कर रहा हूँ। तो सर मैंने कहीं पे आपका इंटरव्यू देखा था, तो आपने बोला कि मैं 2 बार छोड़ के चला गया था और फिर वापस आया। वो क्या रीजंस थे? रीजंस ऑब्वियसली लॉस ही होगा जो छोड़ के गए आप, पर फिर आप वापस आए 2 बार, वो भी 1 बार भी नहीं। तो ये 2 बार छोड़ना और 2 बार दोबारा से वापस आना, क्या स्टोरी है सर उसकी? देखिए मैं हर व्यक्ति की तरह, मैं भी जब 23-24 था तो एक वो जोश होता है, रश होता है, अपने को भी पैसा हर महीने डबल करना था। फिर वो फ्यूचर्स ऑप्शंस मिलते हैं, कॉल पुट ये सब खरीदे, क्योंकि कोई आके बताता था मैंने 10 रुपये डाले 30 रुपये हो गया एक दिन के अंदर, तो मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है यार, तो वो सब किया। फिर लॉस हुआ, 2-3 बार लॉस हुआ। कुछ दोस्तों ने मेरे फंड मैनेजमेंट के नाम पे मुझसे पैसे लिए और उन्होंने लॉस कर दिया, तो मेरा ना दिल टूट गया, मतलब हो जाता ही है। और ये इमोशन मेरे हिसाब से काफ़ी व्यूअर्स इससे जो है कोरिलेट कर पाएंगे कि दिल आपका टूट जाता है, यार ये क्या हो गया, मेरे पैसे चले गए, मैं नहीं आऊँगा इस मार्केट में अब वापस, अपना आराम से FD करेंगे। मैं बहुत टाइम तक फिर FD भी करी बीच में, पर फिर मैंने बुक्स पढ़नी चालू करी। मैंने खासकर वॉरेन बुफे की बुक्स पढ़ी, मैंने बात को समझा, फिर मैंने कैलकुलेटर्स यूज़ किए। तब कैलकुलेटर्स ऐसे इजीली वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल नहीं होते थे। मेरी एक्सेल की स्किल अच्छी थी क्योंकि मैं फाइनेंस में था, बिजनेस एनालिस्ट था, तो मैं
एक्सेल यूज़ करता था, तो मैंने बहुत सारे एक्सेल पे फिर सिमुलेशंस करी, अगर मैं इतने साल तक इतना पैसा डालूँ तो क्या होगा। फिर जो अब आप सिखाते भी हो, जो मैं अब सिखाता भी, एक्सपीरियंस से। हाँ। ओके। और उसमें क्या हुआ, उसमें ना एक म्यूचुअल फंड में मैंने 2008 में पैसा डाला था, 2000 रुपये महीना जाता था। और तब है ना ये ऐप्स नहीं होती थी, तो आपको रोज नहीं दिखता था वो पैसा कि आज क्या हो गया, आज कितना NAV ऊपर गया नीचे गया। तो वो मैं डालता गया और मेरे को पता भी नहीं था वो मेरे जेब से कट रहा था। मेरे को आइडिया ही नहीं है कि वो कट रहा है, ठीक है कट रहा है, इतना आइडिया नहीं था। सैलरी ठीक हो गई थी, लाख रुपए महीने पे पहुंच गया था मैं। तुम 2000 रुपये फिर इम्पैक्ट नहीं करता आपको। एक दिन क्या हुआ, कुछ 5-6 साल बाद मेरे पास ना तब फिजिकल सर्टिफिकेट वो आता था, फिजिकल अकाउंट स्टेटमेंट आता था, तो उससे पता चलता था आपके पास कितने यूनिट्स है और उन यूनिट्स की वैल्यू कितनी है और आपने इन्वेस्ट कितना किया। तो मैंने देखा मेरा इन्वेस्टमेंट करीबन 1.25 लाख के आसपास था, 1.2 1.26 ऐसे कुछ था, और जो रिटर्न बन चुका था पिछले 5 साल में वो डबल हो चुका था। तो मैं फटाफट अपने लैपटॉप पे गया, मैंने अपना एक टर्म होता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम कहते हैं, तो IRR को कैलकुलेट किया। IRR बेसिकली दर्शकों के ईज के लिए बहुत सिंपल बता देता हूँ कि एक होता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आपने समझिए 100 रुपये डाले और 1 साल बाद आपको 20 रुपये बने, तो वो आपका 20% रिटर्न हो गया। पर यही पैसा अगर आपको 6 महीने में बन जाए तो आपके लिए वो रिटर्न हो जाता है 40%। तो IRR जो है वो आपका पैसा कब बढ़ा कब आया उस हिसाब से, आपने कब पैसा डाला उस हिसाब से आपको रिटर्न्स बताता है। तो IRR राइट मेजर है आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को देखने के लिए। तो मेरा IRR निकला करीबन 19%। तो मैंने बोला यार मैंने ना दिमाग लगाया, मुझे पता भी नहीं है ये पैसा कट रहा है, मैंने कभी देखा भी नहीं, और अपने आप देखो ये ग्रो के FD तब 7% थी, ये 19% हो गया। तब FD पे पूरा टैक्स लगता था और तब कैपिटल गेन 0 होता था। अब तो उन्होंने कल 12.5 कर दिया, 12.5 पर तब 0 होता था। तो मैंने यार ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है यार, क्या दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। तो तब हमने कसम खा ली कि भाई अब जो करेंगे हम सिर्फ SIP करेंगे। तो 2013-14 की ये बात थी। फिर उसके बाद मैंने SIP में हैवी इन्वेस्टमेंट्स चालू कर दी और मैंने हर साल अपनी SIP को करीबन बस 15% के आसपास बढ़ाता गया। तो मेरी सैलरी भी बढ़ रही थी। मेरा फोकस एक ही था, मेरा फोकस था मैं अपने जॉब में बेटर कैसे करूं, क्योंकि मेरा पैसा मेरे इंडिया के बेस्ट लोग मैनेज कर रहे थे। जितने बेस्ट म्यूचुअल फंड्स थे उसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था। तो देश के टॉप लोग हैं, सारे अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, सालों का एक्सपीरियंस है, ये काम में माहिर है, वो उनकी निपुणता है इस काम में, उनको दे दिया पैसा, वो मैनेज कर रहे हैं, वो अपनी फीस ले रहे हैं, मेरे को रिटर्न्स कमा के दे रहे हैं। मेरा काम क्या है, मेरी तनख्वाह 1 लाख है, वो 2 लाख कैसे होगी, मेरी 2 लाख की तनख्वाह 3 लाख कैसे होगी, 3 लाख की 5 लाख कैसे होगी, मैं उस पर फोकस कर रहा था। तो मेरा एक साइड पूरा मैनेज था। तो ये मेरी लाइफ तो बहुत सिंपल है। अब पैसा मेरा एक दिन में नहीं बना, मेरा पैसा बनने में मेरे को लग गया 7-8 साल। पर 7-8 साल बाद आप सोचो, मैं 40 से पहले ये कह सका कि भाई थैंक यू सो मच। और मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैंने पैसिव इनकम कमाने के लिए अपनी एक्टिव इनकम को कभी नहीं छोड़ा, पर एक दिन पैसिव इनकम ने आके मेरे को बोला कि अब तुम्हें एक्टिव इनकम कमाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म कमिटेड रहा मार्केट्स को। मैंने कोविड का क्रैश भी देखा है। कोविड के क्रैश में मेरा जितना पोर्टफोलियो था वो लाल हो गया। जो 5-6 साल से पैसा डल रहा था, जो उसकी वैल्यू हो गई थी, वो जितना डला था उससे भी कम हो गई। तो ये भी टाइम देखा है, उस टाइम पे रेजिलियंट रहे कि नहीं यार ऐसे टाइम आते रहेंगे मार्केट्स में, तो हमारे को पकड़ बना के रखनी है मार्केट्स में। तो सर ये ट्वाइस कैसे हुआ आपके साथ? तो एक बार जैसे मैंने बताया शुरू में तो मैंने खुद ही गलती करी थी, कॉलपुट खरीद लिया था और तब तनख्वाह बहुत कम थी और ऑलमोस्ट 1 महीने की तनख्वाह निपट गई। तो घर पे भी थोड़ी डांट वांट पड़ी पापा से। पापा ऑलरेडी स्टॉक्स में थे पर कभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं करते थे। तो ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा मनोबल कम हो गया। तो मैंने बोला चलो कुछ करते ही नहीं, छोड़ देते हैं। सर फॉरवर्ड मार्केट्स तो जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आते हैं, फॉरवर्ड मार्केट्स तो अभी भी आई फील रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है उसकी, क्योंकि एज फार एज आई नो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि उस पर काम चल रहा है। देखिए रेगुलेशन में कोई गलती नहीं है। अगर एक इंसान जुआ खेलना चाहता है तो उसमें कोई भी क्या कर सकता है। आप सिगरेट पे टैक्स बढ़ाते रहे क्या सिगरेट बिकनी बंद हो गई? तो जिसको फूकना है, जिसको सिगरेट मारनी है, जिसको तलब है, वो करेगा। आप बढ़ा दो टैक्स, वो फिर भी करेगा। कल बना दिया STT 60%, अब वॉल्यूम कम हो जाएगी, लगी नहीं उतनी वॉल्यूम रहेगी, शायद ज्यादा। को भी पता है ये बात कि वॉल्यूम कम नहीं होगी। तो STT से सबसे बड़ा बेनिफिट किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का। 25,000 करोड़ रुपए पिछले साल कमाए, अब उन्होंने 60% बढ़ा दी, तो इस साल 40,000 करोड़ कमा लेंगे। एग्जैक्टली। तो जो टैक्स दे पा रहे हैं, बिल्कुल देखिए एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट पहले, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पहले सिगरेट को वो सिन मानते थे, तो उन्होंने पर टैक्स बढ़ाते गए बट सिगरेट की कंजम्पशन बंद नहीं हुई। लिकर पे टैक्स बढ़ाते गए, लिकर की कंजम्पशन बंद नहीं हुई। आप FNO पे टैक्स बढ़ा लो, कभी कंजम्पशन बंद नहीं होगी। लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे, लोग खेलते रहेंगे, क्योंकि ये एक ह्यूमन फितरत है, ये एक ह्यूमन साइकी है, तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। सर कुछ लोग कुछ काफ़ी बड़े कंपनीज के प्रेसिडेंट्स और CEOs को मैंने बोलते हुए सुना है कि
इंडिया में एसटीटी बहुत हाई है, तो इतना तो आप कमाते नहीं हो जितना दे रहे हो आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट में। तो वो बोलते हैं यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करो इंडियंस को, तो वो राइट अप्रोच है? आप इन्वेस्ट उस चीज़ में करो जिसको आप समझते हो। अगर आप देखिए वॉरेन बुफे, मैं तो द्रोणाचार्य है मेरे वो, मैं मिला नहीं कभी उनसे, बट मैं उनका स्टूडेंट हूँ। अगर उनका क्या कहना है कि अगर आप बिजनेस को समझ पाते हो तो आप उसमें निवेश जरूर करो, नहीं समझ पाते हो मत निवेश करो। अगर आप यूएस मार्केट को समझ पा रहे हो तो आप निवेश करो। अगर आप फिर भी कहते हो नहीं यार मैं यूएस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो इंडियन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू यूएस मार्केट में पार्टिसिपेट करो। तो इंडिया में काफी ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो यूएस इक्विटी, चाइना इक्विटी में पैसा डालते हैं। आप उनमें यूनिट्स खरीद लो, क्योंकि वो तो निविडिया के शेयर खरीद रहे हैं, फेसबुक के शेयर खरीद रहे हैं, आपके गूगल का शेयर खरीद रहे हैं, एप्पल का शेयर खरीद रहे हैं, और अच्छी कंपनीज के शेयर खरीद रहे होंगे। तो वो कर रहे हैं काम, आपको आता ही नहीं है भाई। आप क्यों झंझट मारी लेना चाहते हो? वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर आप तो आरबीआई में काम कर चुकी हैं। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एक होती है जिसमें आप $2.5 लाख से ऊपर नहीं निवेश कर सकते। अब आपको पता नहीं है, कहीं को नोटिस आ गया, किसी का आरबीआई का नोटिस आ गया, भागते रहो। क्यों करना है ये सब यार? जिंदगी मस्त आराम से इजी करो, सिंपल करो। दिस इज नॉट योर कोर वर्क, प्लीज अंडरस्टैंड। लोग है ना मुझे काफी लोग सपोर्ट भी करते हैं। जब भी पॉडकास्ट करता हूँ काफी धुलाई भी होती है कि इसको तो पैसा बनाना नहीं आता, इसको ये नहीं आता, ये जानता नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं आम व्यक्ति से बात करूँ। आज मेरे को देखता हुआ आपका कोई जो है व्यूअर 25 साल का, 26 साल का लड़का है जो आज सुबह उठता है 8 बजे, 7, साढ़े 7 बजे, और फिर बस पकड़ता है, ट्रेन पकड़ता है, मेट्रो पकड़ता है, ऑटो पकड़ता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस में 12 घंटे काम करता है, घर वापस आता है। इन्वेस्ट कब करेगा? कब यूएस मार्केट्स को देखेगा? तो भाई तुम मत करो ना ये काम। तुम आराम से म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दो। तुम्हें यूएस में डालना है तो वो वाला फंड खरीद लो, तुम्हें चाइना में डालना है तो वो वाला फंड खरीद लो। तुम्हारा एक ही काम है, क्या? अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाओ, क्योंकि जितना आप एक्टिव इनकम बढ़ाओगे उतना आप ज्यादा निवेश कर पाओगे, और जितना आप ज्यादा निवेश कर पाओगे उतना जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो सर, जब मैं आपसे रेगुलेशंस की बात कर रही थी, पूछ रही थी, तो और हमने चैट जीपीटी का न्यू मॉडल की बात की थी, वो मुझे लगता है वहाँ पे सर्च करने के लिए भी आपको एक बेसिक नॉलेज। अब आपने एलआरएस बोला क्योंकि आप फिनेंस बैकग्राउंड से हो, आपको पता है, पर जो विदाउट फिनेंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको यही नहीं पता सर्च क्या करना है। तो वहाँ से फिर वो अटकते हैं। और हमने खुद जब काफ़ी सारी हम एक गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे काम कर रहे थे, तो हमको जब रेगुलेशंस निकालनी पड़ी थी तो हमको खुद को बहुत एफर्ट लगा था उसको सर्च करने में। देन हमने एक ड्यूटी रेट डिसाइड किए थे, और एक प्रोसेस हुआ था काफ़ी लंबा। तो जब कोर टीम ही वहाँ पे 6 महीने का प्रोसेस लगा रही है रिसर्च में और ड्यूटी रेट्स डिसाइड करने में, रेगुलेशंस प्रॉपरली चेक करने में, क्योंकि रेगुलेशंस भी अभी काफ़ी ना सिंप्लीफाइड है नहीं, तो उनको चैट जीपीटी उस क्लैरिटी से नहीं फिर समझा सकता। तो वहाँ फिर आप अटकते हो। देन आपको किसी ना किसी कंपनी के पास ही जाना चाहिए और वहीं उन्हीं को बोलो कि आप ही अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, है ना? एब्सोल्युटली भाई, आपका जो काम नहीं है वो आप मत करो। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट्स आपका काम नहीं है, आप मत करो इन्वेस्ट। आपका काम है कोई एक प्रोडक्ट पकड़ना और उसमें इन्वेस्ट करते रहना। हमारे केस में वो म्यूचुअल फंड है, वो इजी है। आज बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो उसको इजी कर देती हैं। सरकार ने रेगुलेशंस बहुत अच्छे कर दिए हैं, फीस बहुत कम कर दी है। पहले 0.25% की AUM का चार्जेस वो ले लेते थे। अगर मतलब समझो 10,000 असेट अंडर मैनेजमेंट किसी फंड का 10,000 करोड़ है, यानी उसके पास 10,000 करोड़ रुपए आए हुए हैं और उस पर शेयर्स पे पैसा लगा हुआ है, तो उसमें 2% तक वो सालाना पैसा ले लेते थे, यानी 200 करोड़ रुपए उनकी फीस होती थी, जो आज 98 और 0.1% के आसपास हो गई है। तो सेबी ने एज अ रेगुलेटर बहुत अच्छा काम किया, और रेगुलेटर चाहिए। अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो सोचो, आज रेगुलेटर है तो ये हाल है कि लोग ऐसे काम करते हैं, नहीं होगा तो सोचो क्या होगा। तो पॉइंट ये है कि रेगुलेटर की जरूरत है, और आपका काम नहीं है ये सब करना। आप सेबी के रेगुलेशंस को नहीं समझ सकते, सेबी के रेगुलेशन का आप छोड़ो, हम नहीं समझ सकते। जो हम रोजमर्रा के काम में देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स पे क्या आ गया, इस पे क्या आ गया, उस पे क्या आ गया, हर बात को इंटरप्रेट करने के 10,000 तरीके होते हैं। आप सिंपल रहो भाई, सिंपल। आपका क्या काम है? अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाओ, अपने स्किल्स को बेटर करो, अपनी 1 लाख की तनख्वाह को 2 लाख की तनख्वाह करो। ये सब में मत पढ़ो। अगर आप अपना करियर एज अ फुल टाइम ट्रेडर इन्वेस्टर करना चाहते हो तो उसकी पढ़ाई अलग होती है, फिर उसकी पढ़ाई अलग करो। फिर उसमें भी आप पहले दिन नहीं सोच सकते कि आपको आके पैसा बनेगा। आपको क्या चाहिए कि मैं डॉक्टर बनने के लिए तो 5 साल देता हूं, और उसके बाद 18 घंटे काम करके 10,000 की इंटर्नशिप लगती है किसी गांव में। और आपको मार्केट्स में क्या चाहिए? आप एक दिन भी मत दो, मैं आऊंगा कोई ऐसा शेयर पकड़ूंगा, वो मैंने आज पकड़ लिया, चलो DLF पकड़ लिया, और DLF का शेयर कल भाग जाएगा। क्यों सुनेगा मार्केट तुम्हारी?
सर आपको लगता है ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रेंड अभी हमारी जनरेशन में अभी ज़्यादा आ गया है? बहुत ज़्यादा आ गया, पेशेंस खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो गया। वो हर चीज़ में अप्लाई होता है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो वॉरेन बुफे का एक स्टेटमेंट था जो मेरे को इतना प्यारा लगता है ना, आज रिश्ते क्यों नहीं निपते? ठीक है, हम सब देख रहे हैं ये परेशानी जेनजी में भी हो गई है, सब जगह हो गई। रिश्ते इसलिए नहीं निपते हैं क्योंकि सब लोग बोलते हैं ट्रस्ट नहीं है, ये नहीं ना, रिश्ते इसलिए नहीं निभ रहे हैं बिकॉज दोनों पार्टी का एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है। रिश्ते कब निपता है? जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है। पुराने ज़माने में पति पत्नी की एक दूसरे एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी, ठीक है, तो जो मिल गया वो बोनस होता था। इसी तरह जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो और अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ एक लंबा रिश्ता निभाना है, आप स्टॉक मार्केट को एक करियर की तरह देखना चाहते हो, 40 साल उसमें से पैसा कमाना चाहते हो, तो भाई आप ये एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन कर दो। आप ये मत सोचो ये मार्केट आपको 25%, 30%, 50% साल का देगी। ये मार्केट आपको 12-13% भी दे देना तो आप दुनिया से बहुत आगे निकल जाओगे, बहुतों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो कल क्या हुआ, कल बजट आया तो हम सारे जो हमारी फटर्निटी वाले कम्युनिटी वाले लोग हैं, तो मैं दो कम्युनिटीज़ को बिलोंग करता हूँ। एक मैं बिजनेस कंसल्टेंट्स की कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कोच करता हूँ। तो वहाँ के मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो इंस्टाग्रामर्स हैं सीनियर काफ़ी, तो जिनके मुझसे भी ज़्यादा फॉलोइंग है, तो उनके साथ हमने चर्चा करी। तो वहाँ चर्चा अलग लेवल की होती है। वहाँ चर्चा होती है कि एक व्यापारी के लिए क्या करना चाहिए, SMEs के लिए सरकार ने क्या किया। और दूसरी चर्चा होती है जो मेरे से काफ़ी यंग लोग हैं जो आज मार्केट्स में जिनका नाम बहुत बड़ा हो गया है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, तो उनके साथ बात चल रही थी। तो उनसे मैं एक बंदे से बात कर रहा था, तो वो बता रहा था कि उसने करीबन 63 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन कॉस्ट भरे हैं और उसको प्रॉफिट 56 लाख का हुआ था। तो यानी प्रॉफिट से 7 लाख रुपए ज़्यादा उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भर दी है। तो ये लोग है ना देख नहीं पा रहे हैं कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रीज़न क्या है उस बात का? क्योंकि वो दिन में 20 बार ट्रेड करते हैं, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। 5 रुपए बन गया, 10 रुपए बन गया, 20 रुपए हाई मिलता है, हाँ चल, स्कैल्पिंग, स्किमिंग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको। पर आप लॉन्ग टर्म में कोई अमीर नहीं होना चाहता। एक बार क्या हुआ, वॉरेन बुफे ने अपनी थीसिस, इन्वेस्टमेंट थीसिस बिल गेट्स को बताई कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। तो बिल गेट्स बोलता है कि यार ये तो इतना सिंपल है, तो सारे ही अमीर बन जाएंगे। बोले बस प्रॉब्लम ये है कि सबको अमीर आज बनना है और मैं अमीर बनना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म। तो आप जो पैसा बना सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा आपको वो बेनिफिट। शॉर्ट टर्म में आप एक तरीके से पैसा कमा सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो है अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा के, अपने स्किल्स को अपग्रेड करके, अपने पर्सनैलिटी को बेटर करके, वहाँ डुअल इनकम करके। जैसे मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मैं साथ में टीचिंग भी करता था, तो मेरी तनख्वाह भी आती थी और महीने का 15,000 रुपये मुझे टीचिंग से भी आता था। तो मैं ज्यादा पैसे कमा पाया एक्टिव इनकम से। शेयर्स खरीद बेच करके नहीं कमाए मैंने पैसे, वहां तो लॉस हो रहा था। तो अगर आपको पैसे लॉन्ग टर्म कमाने हैं, और मैं कहता हूं ज्यादा मत कमाओ, ज्यादा देर कमाओ ना। आज आप देखो 40 में मेरे पास पैसे है, क्या मेरी लाइफ में खत्म हो गई लाइफ? मैं तो अब एंजॉय करूंगा ना इस पैसे को। आई विल एंजॉय दिस मनी। तो मतलब पैसा कमाते ही इसलिए हैं कि आपको लेटर एज में जाके किसी पे डिपेंडेंट ना होना हो, और एनर्जी नहीं होती उस टाइम पे कि उस तरह की आप चीज़ों में दिमाग लगाओगे। तो आई थिंक थोड़ा इसको मैं अलग तरीके से पोर्ट्रे करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं फ्री हुआ हूँ मैं ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, ठीक है, बट मैं उन चीज़ों में बिजी हुआ हूँ जिनके लिए मैं पैशनेट हूँ। मैं हमेशा से एक टीचर बनना चाहता था, हमेशा से, पर मेरे फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं था, और ना ही अर्ली 2000 में ये रिवॉर्ड्स थे जिस तरीके से आज है, क्योंकि तब ये सब यूट्यूब और ये सब नहीं था, तो उतने अच्छे रिवॉर्ड्स भी नहीं थे टीचर बनने के। तो मैं बट आज वो जिंदगी जी पा रहा हूँ। तो आज अगर मैं दिन में 18 घंटे भी बिजी रहता हूँ तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उस चीज़ को, बिकॉज वो मेरा पैशन है। तो आपको अगर अपना पैशन फॉलो करना है, मैं एक मूवी देखी थी रॉक ऑन, हमारे मतलब 2006-8 की मूवी, आई डोंट नो किसने देखी होगी, नहीं देखी होगी, फरहान अख्तर की मूवी थी। तो उसमें वो दिखाते हैं कि वो रॉक बैंड बनाना चाहते हैं 3 दोस्त, बाद में वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो फरहान अख्तर एक बहुत बड़ा आई बैंकर बन जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाता है, जम के पैसे कमाता है, और फिर बाद में अपना बैंड खोल लेता है। तो मेरे को किसी ने पूछा आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला? मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी मिला पहले पैसे बना लो, फिर अपना पैशन फॉलो कर लो। तो यही है कि अगर आप पैसे ठीक से बना लेते हो तो आपको जिंदगी मौका देती है फिर से पैशन फॉलो करने का। और वो ये एज है अराउंड अबाउट 37-38, अगर आपने उस टाइम तक खींच लिया, 15 साल आपका करियर चला गया, आपने 15 साल नॉन स्टॉप इन्वेस्टमेंट कर दी, वहां पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो आगे जाके आप अपनी जिंदगी के वो गोल्स जी सकते हो जो आप मतलब जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे कि यार मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा। तो आई थिंक आई एम लिविंग दैट लाइफ जस्ट बिकॉज मेरा वो डिसिप्लिन था, मैनेजमेंट था।
तो सर इंडिया में दो चीज़ें होती हैं, एक फो फ्रंट पे एक बैक फ्रंट पे। तो ट्रेडिंग एंड वर्सेस बेटिंग इंडिया में। तो ट्रेडिंग ऑब्वियसली लीगल है, टैक्स लग रहे हैं उस पर, और बेटिंग भी एक मार्केट है जो लीगल इंडिया में नहीं है। तो दोनों के ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट्स होंगे, दोनों का कंज्यूमर बेस या कोई भी बात जो इन दोनों से रिलेटेड, क्योंकि एट द कोर सेम चीज़ें शायद हो रही हैं दोनों में, है ना, पर एक लीगल है एक इलीगल है इंडिया में। तो कुछ व्यूज आपके उससे रिलेटेड। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत सारे स्टॉल्स देखे होंगे जहाँ लॉटरी की टिकट बिकती है। हाँ जी, ली भी है एक दो बार ली भी होंगी। वो कौन से एरियाज में बिकती है, कैसे एरियाज में बिकती है? क्या वो मॉल के अंदर बिकती है? नहीं बिकती। ठीक है, कहाँ बिकती है फिर? क्या वो किसी ओबरॉय 5 स्टार ताज के अंदर बिकती है जहाँ अमीर लोग आते हैं? कहाँ बिकती है वो बिकती है चाय की टपरी के बगल में, जहाँ बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते, ठीक है, या झुग्गी झोपड़ी के आसपास। मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ। पैसे का सबसे बड़ा रिलेशन आपकी मानसिकता के साथ है, पहली चीज़ ये याद रखना, ठीक है। हमें फाइनेंस में एक सब्जेक्ट सिखाया जाता था, पर्सनल फाइनेंस, फिर बिकॉज फाइनेंस इज रिलेटेड टू इमोशंस। फाइनेंस ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, नंबर्स ऑब्जेक्टिव है पर मनी ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि मनी के साथ इमोशंस जुड़ते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक लॉटरी की दुकान जो है वो लॉटरी की दुकान होती है जहां पे बहुत एवरेज या बिलो एवरेज लोग रहते हैं, जहां पे जिनकी कमाई ज्यादा नहीं होती, ठीक है। मुकेश अंबानी के घर के आसपास तो नहीं दिखेगी, अल्टामाउंट रोड पे नहीं दिखेगी, यहाँ पे गोल्फ लिंक्स पे नहीं दिखेगी दिल्ली में, आपके गुड़गांव के सुशांत लोक में नहीं दिखेगी, या फिर डीएलएफ में नहीं दिखेगी, क्योंकि लॉटरी वालों को यह पता है कि हमारी लॉटरी की टिकट वो खरीदेगा जो जिंदगी में और कुछ कर नहीं पा रहा है, जिसको सोशल वैलिडेशन नहीं मिल रही, जो रीले देख रहा है इंस्टाग्राम पे और देख रहा है कि आज 21 साल के बच्चे दुबई में फरारी चला रहे हैं, चाहे वो भाड़े की है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए थी वो, पर फिर भी वो ये देख के इनसिक्योर होगा। अब उसको चाहिए कुछ उसको ऐसा मिल जाए जो रातों रात उसे अमीर बना दे। वही सेम। तो वहां एक आता है मसीहा उसके लिए, एक दुकान खोल के कि देख यार ये 1000 टिकटें हैं, तो 10 रुपए की एक टिकट ले ले, तेरे को 10 करोड़ रुपए बन सकते हैं। तो वो 10 रुपए की टिकट ले लेता है। आपको क्या लगता है कोई भी एक अच्छा प्रोफेशनल जो अच्छी तनख्वाह कमाता है वो लेगा कभी लॉटरी की टिकट? आज तक मैंने तो नहीं ली, कभी नहीं ली, क्योंकि ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू, ऑड्स आर टोटली स्टैक्ड अगेंस्ट। हाँ, वो कभी जीतते नहीं हो, जीत ही नहीं सकते। मैंने बचपन में एक दो बार किया है। हाँ। तो लॉटरी जो है वो वहां बिकती है जहां गरीब मानसिकता के भी लोग रहते हैं। कुछ बच्चे आज पैसे नहीं होते पर उनकी मानसिकता अलग होती है, बोलते मेहनत करेंगे, एक्टिव इनकम बढ़ाएंगे, मतलब सीखेंगे फाइनेंस के बारे में, वो अलग मानसिकता के बच्चे होते हैं, पर वो 1 लाख में से एक होता है। बाकी जो 99,999 है उनको चाहिए कि कोई मसीहा आए, बोले तू 10 रुपए दे दे, मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए दे दूंगा, और वो बिक जाता है इंडिया में। और वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लोग ट्रेडिंग में ढूंढ रहे हैं। जब ऑप्शंस में आदमी आता है वो 10 रुपए बन जाते हैं 2,000 रुपए, कि तू एम्प्लॉई है 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, पैसे से वो ठीक है पर मानसिकता से नीचे है। तो अब उसके लिए वो लॉटरी की जो गंदी सी स्टॉल थी, वो गंदी सी स्टॉल को कन्वर्ट करके बना दिया एनएसई, सेबी, ब्रोकर, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, जो भी है। तो अब आपको लगता है यार एक लेजिटिमेट जगह पे मैं जा रहा हूं, आपका अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, लगेगा कितना? 3,000 रुपए। बैंक निफ्टी का एक लॉट 15 का है, 200 रुपए का कॉल आ रहा है, चल कॉल खरीदते हैं, 3,000 रुपए जाएंगे तो 3,000 जाएंगे, आएंगे तो 30,000 आएंगे, पर 99% चांस है वो जाता है, फिर वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार 3,000 रुपए चले गए। फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है। रिवेंज ट्रेडिंग में वो कहता है कि यार सनम तू तो बेवफा निकली, ठीक है, अब मैं बैंक निफ्टी से ही पैसा कमाऊंगा। तब वो बेवफा सनम से पैसे कमाने लग जाता है, फिर से सब वो सनम बेवफा ही है वो पैसे नहीं कमा के देगी आपको। तो ये सारी चीजें जब वो करता है ना, तो आप व्यक्ति पैसा नहीं कमा सकता। तो ये पूरा मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको अपनी मानसिकता ठीक करनी है पैसे को लेकर। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट टुवर्ड्स मनी, ठीक है। अमीर बनने का शुरुआत यहां से होती है, पैसे कमाने से नहीं होती। मैंने 5 लाख रुपया महीना कमाने वाले आदमी को भी गरीब देखा है, और मैंने 50,000 रुपए महीना कमाने वाले आदमी को भी अमीर देखा है। सर रिसेंटली बजट आया तो उसमें टैक्सेशन रेट्स काफ़ी हाई कर दिए, काफ़ी किए हाई, रीजनेबली हाई किए। तो
आपका मैंने एक लेक्चर देखा जिसमें आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को प्रमोट कर रहे थे और वहाँ पे बताया है आपने कि इंटरेस्ट आपका जो रिटर्न आता है एसजीबीज में ज़्यादा आता है कंपेयर टू डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ गोल्ड बाकी जो है फिजिकल ओनरशिप। वो शायद इसलिए है कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि लोग प्रमोट कर रही है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, एसजीबीज में इन्वेस्ट करो, क्योंकि कल्चरल इंक्लिनेशन है गोल्ड की तरफ, तो इस वजह से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट में एक वेव आ रही है और लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की वजह से अप हो रहा है, तो आपको लगता है कि एक पॉइंट के बाद फिर एसजीबीज में भी वो टैक्स ही लगाएंगे कि अब लोगों को आदत हो गई है और अब इस पे भी लगाओ? देखिए, मैं एक चीज़ से बहुत रिफ्रेन करता हूँ। लोगों ने मुझसे पूछा सर वो ऑप्शंस में 30% का टैक्स आएगा, मतलब मेरी कोई सीतारमन जी से बात नहीं हुई इस मामले में। तो मेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सीतारमन जी से कोई बात नहीं हुई है। इट इज़ हर विल, हर विश, एंड शी इज़ मैनेजिंग द बजट ऑफ द कंट्री, सो इट्स ऑन हर टू, मतलब उनके ऊपर है ये बात। तो आप आज कल के फियर में आज के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को नहीं बदल सकते और रोको भी मत उसको, कभी नहीं। अगर आप कल के फियर में नहीं बदल सकते, अगर आपको 10 साल पहले पता होता कि आप 12.5% LTCG भरोगे तो आप पहले ही बोलते थे यार मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। पर जिसने 10 साल पहले डाला है पैसा, आज उसके इतने पैसे बन गए हैं कि वो कहता है ठीक है यार 12.5% भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज कभी भी फॉरवर्ड स्पेक्यूलेशन के चलते आज के डिसीजंस को नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो आपको रिस्क अवर्स बनाएगा। हाँ, वो आपको फिर आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। हाँ, फिर अंत में तो यही है यार, मरना ही है तो पैसे क्यों कमाने, कुछ भी तो मतलब एंड ऑफ द डे तो आप फिर वहां तक भी जा सकते हो ना। आप आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से डिसीजन लेते हो, कभी वो फेवरेबल निकलता है, कभी वो नहीं फेवरेबल निकलता है, तो इतना ज्यादा स्पेक्यूलेट करके फायदा नहीं है। तो पहली चीज तो ये हो गई। और ऑब्वियसली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मैं क्यों प्रमोट करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि सरकार से कोई पैसे मिलते हैं इस बात के, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे दो बड़े पर्पस सॉल्व होते हैं। इंडिया में ना गोल्ड सारा इंपोर्ट होता है, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो एक्सचेकर है उस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बनता है, ठीक है। और क्योंकि गोल्ड खरीदना है तो फॉरेन रिजर्व जाते हैं, गोल्ड डॉलर जाता है। तो एक तो ये गोल्ड जो खरीदने की प्रथा है और वो ना अनप्रोडक्टिव पैसा हो जाता है, यानी कि वो अब मैंने सिक्का खरीद लिया 20 ग्राम का, वो मेरे घर पे रखा हुआ है, इट इज नॉट इनटू प्रोडक्टिव यूज, ठीक है। सरकार आपने बहुत बड़ा पैसा ब्लॉक कर दिया देश का, जो रोटेट हो सकता था, बैंक्स के पास जा सकता था, व्यापारियों को मिल सकता था, उससे जो है बिजनेस बढ़ सकता था। तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उससे जो आप पैसा दे रहे हो वो सरकार को जा रहा है। सरकार ने ये कह दिया एक अंडरलाइंग टूल है जिसका बेंचमार्क हम मानेंगे वो गोल्ड है, ठीक है। तो उनको भी पता है यार साल भर का अगर आप सब कुछ निकाल लोगे तो 7-8 साल में आपको 10-12% सालाना का रिटर्न देना होगा। पर इसके चलते एटलीस्ट आपका एक्सचेकर पे प्रेशर नहीं आता, आपका जो डॉलर रिजर्व्स है उस पर प्रेशर नहीं आता, आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ता गोल्ड। तो ये एक बहुत बढ़िया टूल है सबके लिए। अच्छा, आपका गोल्ड दो रीजन से होता है, या तो आप उसको रियली इन्वेस्टमेंट्स के लिए लेते हो या पहनने के लिए लेते हो। अब पहनने के लिए ले रहे हो तो ले लो, कोई चक्कर नहीं है, चेन बनवा लो, जो बनवाना है। सिक्का लेके क्या करोगे, तो सिक्का तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे थे ना, तो इसमें डाल दो, क्या प्रॉब्लम है। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री है, उसमें आपको 2.5% का ब्याज भी मिल रहा है, आप सेफ हो, सरकार के पास आपका पैसा है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल टूल। तो सर ये जो थ्रू आउट कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है, इससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि इन्वेस्टर का माइंडसेट अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माइंडसेट ही इम्पोर्टेंट है। स्किल सेट इज ओनली 10 to 15% ऑफ योर रिटर्न्स। आप 10-15% अपने रिटर्न्स जो है उनको स्किल सेट से एट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जैसे आप ट्वाइस आप मार्केट छोड़ के गए और आप वापस आए, आपने फेल किया, फेलियर से सीखा और फिर वापस आए, तो हर कोई ये नहीं सोचता कि अरे अब मैं इसमें जा रहा हूँ, मैं फेल तो करूँगा, 1-2 बार सीखूंगा और फिर वापस आऊँगा और करूँगा। तो लोग ट्राई करते हैं कि कहीं से पहले से ही सीख के चले जाएं। माइंडसेट भी कोई है अप्रोच की आप कोई बुक रीड कर लो, किसी का पॉडकास्ट देख लो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रिलेटेड, और कुछ भी सोर्सेज जहाँ से कोई सीख सकता है और पहले से थोड़ा सा बेटर तैयार होके जा सकता है मार्केट में। गुरु द्रोणाचार्य हैं इसमें, वॉरेन बुफे। आप उनके सिर्फ कोट्स पढ़ लो, वो एक एक कोट है ना, मोती है, मोती नहीं, सोना है मेरे हिसाब से। आप उनकी एक एक बात, जब भी कोई सिचुएशन होती है ना, आप उनकी एक कोई बात आपको याद आ जाएगी। जैसे चार्ली मंगर, उनके पार्टनर, एक बात बोलते थे कि द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। मतलब अगर कुछ चीज कंपाउंड हो रही है तो होने दो उसको, डिस्टर्ब मत करो उसको। वॉरेन बुफे बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। वो कहते हैं कि इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट वांट, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स व्हिच यू वांटेड। तो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं वो, यानी आपको वो रिफ्रेन कर रहे हैं कि आप चीजें ऐसी मत खरीदिए जो आपको चाहिए ही नहीं है। तीसरी बात वो कहते हैं कि डोंट टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ द फीट। अच्छा, यहाँ लोगों को क्रिप्टो करना है, तो क्रिप्टो करना है तो उनको भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं दोस्त के भी 1 लाख रुपए लेके 2 लाख रुपए से क्रिप्टो करूंगा। अरे यार गजब बहस हो तुम, मतलब कौन सी अक्ल लेके आए हो भाई। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है और तुम्हें पंटरबाजी करनी है तो 10,000 से कर लो।
आप क्या कर रहे हो, आप मतलब अपने पैरों में 10-10 किलो का वजन बांध रहे हो और दोनों पैरों को पानी में डाल रहे हो और सोच रहे हो मैं स्विम कर लूंगा। कैसे करोगे भाई? अच्छा, उसमें क्या होता है, वही 1 लाख में से एक आदमी पैसे बनाता है, वो इंस्टाग्राम पे आके चीखता चिल्लाता है कि मैंने तो पैसे बना लिए, और ये सारी भीड़ पहुंच जाती है उधर। क्यों? वही प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी मानसिकता की, कि लॉटरी की टिकट कहां बिकेगी? जहां पे गरीब मानसिकता के लोग रहते हैं। अमीर मानसिकता के लोग इन सब बातों में फंसते नहीं है। मेरे पास अभी तक बाइनेंस, वजीरेक्स कहीं अकाउंट नहीं है। आई डोंट हैव एन अकाउंट, आई डोंट अंडरस्टैंड क्रिप्टो, आई डोंट ट्रेड इन क्रिप्टो। एग्जैक्टली। क्रिप्टो का इंडिया में फिलहाल कोई भी सोवरेन बॉडी अभी कुछ भी बोलने से रिफ्रेन करते हैं, क्योंकि इवन दे डोंट अंडरस्टैंड क्रिप्टो एज ऑफ नाउ। पर रिसेंटली मुझे पता चला कि जिस तरह से मनी इवॉल्व किया है ना, बार्टर एक्सचेंज, फिर उसके बाद मेटल, और फिर उसके बाद पेपर करेंसी, फिर डिजिटल करेंसी, जैसे मनी इवॉल्व कर रहा है, अब हम जो जीपे कुछ भी यूपीआई फॉर्मेट, तो मुझे अभी रिसेंटली पता लगा है कि आप जब यूपीआई से पेमेंट करते हो तो उसमें ऑप्शंस होते हैं ना, डिफरेंट ऑप्शंस की कौन सा ऐप यूज़ करोगे क्या। मुझे अभी रिसेंटली पता लगा है कि दुबई में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि एक पर्टिकुलर क्रिप्टो है, वो भी अब उस फॉर्मेट में एक ऑप्शन बन के आ रहा है और लोग क्रिप्टो से पे करेंगे। देखिए, दुबई वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, और मेरा गेस है ये कि वो जो करेंसी होगी वो USDT होगी, विच इज कंप्लीटली पेग्ड टू US डॉलर, विच इज एज गुड एज US डॉलर। ठीक है, तो अगर आपका USDT पेग्ड है तो आप US डॉलर से ही पे कर रहे हो। आपने T लगा दिया सामने तो वो बन गई क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब आप ये सोचो कि ये देशों के अलावा क्या कोई बड़े देश ने क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया? चाइना ने किया है, कोई भी नहीं कर रहा। अमेरिका ने किया है, रशिया ने किया है, एल सैल्वाडोर ने किया है। आपको पता है एल सैल्वाडोर क्या है? क्या है? एल सैल्वाडोर जो कंट्री है, वहां पे पहले जो लोग क्राइम करते थे ना उनको पटक दिया जाता था, सजाए काला पानी था वो। तो एल सैल्वाडोर ने क्रिप्टो को ओके कर दिया है, तो उनकी सुनो। या मैं देखूं कि देश दुनिया के जो टॉप 5, जर्मनी ने किया क्या, यूके ने किया क्या, इंडिया ने किया क्या। भाई आप ये समझिए कि आप बाजार के विरुद्ध नहीं चल सकते। ठीक है, एक कम्युनिटी बन गई है, और अगर वो कम्युनिटी कहती है, जैसे इथीरियम है, इथीरियम में एक वैल्यू आती है। वो इथीरियम की वैल्यू क्यों आती है? क्योंकि इथीरियम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ऐप बनाई है, रियल वर्ल्ड। आज जमीनों के सौदे उस पे होते हैं, या फिर कोई ट्रांजैक्शन उस पे होता है, और कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल होता है। पॉलीगॉन करके एक बहुत अच्छी कंपनी है क्रिप्टो के ऊपर, इंडिया में, इंडियन कंपनी है, इंडियन फाउंडर्स की कंपनी है, पर उनमें ना जो काम किया जा रहा है उसमें कुछ अंडरलाइंग है। आज मैं स्टॉक खरीदता हूं, मुझे पता है मैं रिलायंस का स्टॉक खरीद रहा हूं, मुकेश अंबानी उसके मालिक हैं, तेल के कुएं हैं, जियो है, रियल रेवेन्यू है, रियल प्रॉफिट है। बाकी का तो ये क्रिप्टो, ये शिबू इनू, मुझे पता ही नहीं कौन है भाई शिबू इनू, पीछे कौन है, क्या चल रहा है, क्यों ऊपर कर गया। एक दिन स्क्विड गेम्स का कोई कॉइन आ गया, तो बोलते हैं वो एक कॉइन आया, रात को जीरो था, अगले दिन $10,000 हुआ, अगले दिन फिर से जीरो हो गया। तो ये क्यों करना है भाई? शांति से पैसा कमाओ आराम से। सर इथीरियम और करना भी है तो अपने, अगर आपके पास 100 रुपए निवेश करने को, 5 रुपए से करो, 95 को सही जगह लगाओ। इथीरियम क्या बैक्ड है, एज इन किस चीज से बैक्ड है? जैसे कमोडिटी बैक्ड इन्वेस्टमेंट्स होती है, इथीरियम जो है ना, कोई भी चीज की वैल्यू आती है जब उसमें, इस तरह के डिजिटल चीज में कोई भी चीज की वैल्यू आती है जब उसकी अडॉप्शन हो जाती है। तो इथीरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे एप्स बनती हैं। उन एप्स को डैप्स कहा जाता है। डैप्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स है। ये जो पूरा फाइनेंस है इसको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कहा जाता है, डीफाई कहते हैं, जैसे डीफाई कहते हैं। तो ये जो डैप्स है, इन डैप्स पे, ये डैप्स अलग अलग पर्पस के लिए बनी है। फॉर एग्जांपल, सरकार ये कहती है कि मुझे, देखिए ब्लॉकचेन अलग है, क्रिप्टो अलग है। ब्लॉकचेन इज द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, व्हिच इज अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। उसमें कभी भी पीछे जाके आप चेंजेस नहीं कर सकते। लैंड रिकॉर्ड्स में यही होता है ना, तो तू मेरे को पैसे दे, मैं तेरा 7/12 में नाम चेंज कर देता हूं। तो वो सब नहीं, अब नहीं हो सकता अगर आप लैंड रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पे ले आते हो। तो ब्लॉकचेन पे कोई रियल ट्रांजैक्शन हो रहा है। आपका मेडिकल हेल्थ है जी, आपने 4 साल पहले एक ऑपरेशन कराया था, मतलब जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो ऑपरेशन अगर लॉक्ड हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी को पता होगा ना, जब आप इंश्योरेंस रिन्यू करने जाओगे, कि भाई इसको पहले एक ऑपरेशन हुआ है तो अब इसका प्रीमियम बढ़ना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस। बट ये कब होगा? ये हो रहा है जब एक प्लेटफॉर्म कोई प्रोवाइड करता है, वो इथीरियम ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और वो कहता है कि जब आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हमारे सौदे करोगे तो हमारे कॉइन पे करोगे, उससे उनके कॉइन की वैल्यू बढ़ती है। ओके, तो वो लॉजिकल लगता है, फिर भी लॉजिकल लगता है। पर वो शिबू इनू आ गया यार, तो कौन है भाई? तेरे पे कैसे क्यों डालू मैं? तेरा अडॉप्शन क्या है? आज उबर क्या है? उबर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारी कार्स, कैब्स चलती हैं। कैब्स तो उनकी नहीं है ना, पर आज अगर आपको कार लेनी है, अगर आपको टैक्सी लेनी है, तो आप उबर पे जाते हो।
तो ऊबर एज एन एंटरप्राइज के पास कोई एसेट नहीं है, फिर भी वो 50-70 बिलियन डॉलर की कंपनी है। क्यों है? क्योंकि उसका एडॉप्शन है। आप और मैं उसको एडॉप्ट कर चुके हैं, यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। आज गाड़ियां हटा दो उसमें से, क्या करेगा ऊबर? कैसे लेगा? हवा पे लेके जाएगा। तो उसने वो एक इकोसिस्टम बनाया, इसलिए उसकी एक वैल्यू बनती है। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में तो फिलहाल यूज नहीं होती शायद, अभी नहीं हो रही, पर ये बहुत एफिशिएंट होगा अगर जीएसटी बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड्स पे होना चाहिए। और कुछ स्टेट्स ने चालू कर दिया है, कुछ स्टेट्स ने, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बट कुछ स्टेट्स ने इसको चालू कर दिया है। एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। इट कैन किल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारे सिस्टम्स में होती रहती हैं। जो पास्ट डेटा, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पास्ट डेटा चेंज। पास्ट में जो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है उसको अगर कोई चेंज कर ले तो फिर जो आप भगवान बन गए ना, तो हम वो अधिकार नहीं दे सकते कि इंसान को भगवान बनने का। तो आई थिंक वो ब्लॉकचेन आदमी को भगवान नहीं बनने देती फिर। तो सर अगर किसी को रिच होना है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर, क्या एडवाइस दोगे आप? अगर किसी को एक दिन में रिच होना है, मेरे पास उसके लिए 3 एडवाइस है। अगर आप एक लड़के हो तो एक अमीर बाप की लड़की से शादी कर उसको ढूंढ लो, ठीक है। अगर आप एक लड़की हो तो एक अमीर बाप के लड़के को पटा लो और शादी कर लो। तो ये एक तरीका है जिससे आप नेक्स्ट डे रिच हो सकते हो, ठीक है। वैसे उसमें नेक्स्ट डे नहीं, फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा। तो आई एम स्टिल टेकिंग, चलो ठीक है, एक आधे महीने में 2 महीने में आप कर लोगे ये काम, ठीक है। अगर दूसरा विकल्प ये है कि आप में डकैती की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, तो आप बैंक लूट सकते हो, आप कोई इंस्टीट्यूशन में जाके पैसे निकाल सकते हो जहाँ पैसे पड़े हैं, ठीक है। और थर्ड है आपको साइबर थेफ्ट आता हो, जैसे वो कौन सी जगह है ना, जामतारा, तो आप अगर वो वाला काम कर सकते हो बहुत अच्छे से, वो नेटवर्क बिछा सकते हो। तो दीज आर 3 ways टू मेक मनी द नेक्स्ट डे। आई डोंट नो एनी फोर्थ मैनर। तो मैंने ये 3 मतलब ये तरीके हैं, मेरा एडवाइस नहीं है, ये 3 तरीके हैं, ठीक है। इट डजंट मीन कि मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ करो, ये एडवाइस नहीं है, ठीक। अगर 1 साल में आपको रिच होना है या 1-2 साल के अंदर रिच होना है, तो अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाओ बाय स्किलिंग योर सेल्फ, लर्निंग द लेटेस्ट थिंग्स। आपने बोला भाई हमने चैट जीपीटी यूज ही नहीं किया आज तक। आज चैट जीपीटी 13-13 साल के बच्चे यूज करके 70-80 हज़ार रुपए महीना एज एन एजेंसी कमा रहे हैं। नहीं सर, मतलब मैंने यूज किया मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरली कह रहा हूँ। जनता, आपको माइंड में नहीं आता कि ये काम मैं टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो आप टेक्नोलॉजी को सीखो, लेटेस्ट एडॉप्शंस करो और उसको आगे सेल करो एज अ सर्विस। आप पैसे कमा सकते हो, आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा सकते हो अगले 1 से 2 साल के अंदर। 50,000 की तनख्वाह पे हो, लाख रुपए की तनख्वाह पे पहुंचो। और अगर आपको 10 साल में अमीर बना है, आंख बंद करो, एक जगह इन्वेस्ट करो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, उसको डिस्टर्ब मत करो, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, अपने टाइम को बढ़ाओ, 10 साल करो, आप सुपर पैसा कमाओगे। तो मैंने 3 विकल्प दे दिए, 1 दिन वाला भी दे दिया, 1 साल वाला भी दे दिया और एक 10 साल वाला भी दे दिया। अब आप कैसे रिच होना चाहती हो मैडम? सर मैं 10 साल ही प्रेफर करूंगी। तो सर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस फॉर अ 25, 35 एंड 45 ईयर्स ओल्ड, क्या सजेस्ट करोगे आप? देखिए, इसमें मैं इक्वेशन दे देता हूँ, बहुत सिंपल इक्वेशन है। ये थंब रूल्स होते हैं, आपको लाइफ में हेल्प करते हैं। 100 माइनस योर एज शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी। ओके। तो अगर आपकी एज 25 है, 100 में से 25 गया, 75 रह गया, तो जो भी आप पैसा डाल रहे हो उसमें से 75% आप इक्विटी में डालो। लॉन्ग टर्म है, आपके पास समय है, स्मॉल एंड मिड कैप में ज्यादा डालो, ठीक है। आप 35 हो गए हो, तो अब क्या होगा, आपका जो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट का है उसमें से अब आप 65 रुपीज इक्विटी में डालो और उसमें स्मॉल एंड मिड कैप में डालो, पर उतना ज्यादा मत डालो जितना आप 25 में डाल रहे थे। और अब अगर आप 45 के हो गए हो तो 100 में से 55 रुपए इक्विटी में डालो और अपने स्मॉल एंड मिड कैप को कम कर दो और अपने इंडेक्स और लार्ज कैप को ज्यादा रखो। तो ये एक इक्वेशन हमेशा माइंड में रखना, 100 माइनस योर एज इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। थैंक यू सर। हाउ वाज द सेशन फॉर यू? देखिए, इट इज फॉर मी, आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट। मेरा ये विजन है, मिशन है। जब मैं रिटायर हुआ था कि भाई मैं हो गया तो बहुत लोग हो सकते हैं, मैं कोई बहुत रमखा तो था नहीं, मैं कोई IIT IIM का पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो ऐसा नहीं है कि, और मैं आज IIT IIM के बहुत सारे बच्चों को कोच करता हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि दे स्टडी एट द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, चाहे वो फाइनेंस ही पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आई लव पीपल हु वांट टू लर्न। आज ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे नहीं आता पर मैं सीखना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है लाइफ का। और अगर एक पॉडकास्ट में कोई इधर तक रुका है तो आई थिंक उसको बहुत ज़बरदस्त वैल्यू मिली होगी, अच्छी लर्निंग्स लेके जाएगा और वो डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक करियर की तरह देखेगा। जिस तरह आप CEO पहले दिन नहीं बन सकते, उसी तरह आप अमीर पहले दिन नहीं बन सकते, ठीक है, आप वेल्दी पहले दिन नहीं बन सकते। CEO बनना एक करियर है, वेल्दी बनना भी एक करियर है। तो आप इसको भी एक करियर की तरह देखिए, एक 20-30 साल की जर्नी की तरह देखिए। दिस इज मोर रिवॉर्डिंग देन CEO, बिकॉज CEO बनोगे
तो पूरा टाइम स्ट्रेस में रहोगे, टेंशन में रहोगे, ये सब रहोगे। वो एक सोशल स्टेटस है। पैसा एक बार बन गया अच्छा, तो आप अपने आप को फ्री कर सकते हो और वो कर सकते हो जो आप हमेशा करना चाहते थे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।